हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? होपिंग कि आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं लास्ट मिनट टिप्स फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी की एग्जामिनेशन 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच होनी है। इन्हीं दिनों में आप लोगों की एग्जामिनेशन होगी, तो जिनकी कल है या फिर कुछ दिनों बाद है, तो आखिरी दिन में या आखिरी कुछ घंटों में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, किस चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। एग्जाम सेंटर पे अगर एग्जाम में होंगे आप, तो उस समय आपको क्या करना है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ध्यान देते हैं कि एग्जाम किस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम का पैटर्न तो आप लोगों को पता है कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीए, ये 4 सेक्शन आपको पूछे जाने वाले हैं, जो कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक सेक्शन से, यानी 100 का सवाल हो गए। 100 सवाल के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट टोटल। एक एक सेक्शन के लिए आपको नहीं मिलने वाला है, टोटल 60 मिनट आपको मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ी दुविधा बच्चों के बीच में ये हो जाती है कि सर ये 60 मिनट को हम लोग बांटेंगे कैसे। उसी के लिए तो मैं आज यहां पर आया हूं कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो सबसे ज्यादा इजी सेक्शन जो होता है वो होता है रीजनिंग और इंग्लिश। उसके बाद आप देखोगे जीए और सबसे लास्ट में मैथ्स। ये आपका जो है डिफिकल्टी लेवल माना जाता है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है तो वो मैथ्स को फर्स्ट नंबर पे रख ले। मैं कह रहा हूं कि इन ऑन जनरल जो है लोगों को रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और फिर मैथ्स, ये तरीका होता है आसान लगने का। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन बनाना शुरू करते हैं और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, यानी 50 इन ऑल क्वेश्चन आप रीजनिंग के अगर 15 मिनट में और इंग्लिश के 10 मिनट में बना लेते हैं, तो आपके पास है 25 मिनट आपने गवा दिए हैं और आपके क्वेश्चन बन गए हैं 50। तो यहां पे बहुत बढ़िया आपका काम हो चुका है। आधा काम आपने निपटा दिया है, आधा काम बाकी है। ठीक है, अब जिनका ये कहना है कि सर 10 मिनट में इंग्लिश बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। इंग्लिश जो है आपका 1 लाइनर्स है, आपको पढ़ना है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ना है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, बात ही खत्म हो जाएगी। वहां पर सोचने जैसा, ट्राई करके देखता हूं, ऐसा कोई ज्यादा दबाव आपके लिए नहीं होता है। रीजनिंग जो है आपको 15 मिनट में बना सकते हो। बैंकिंग लेवल की रीजनिंग नहीं होती है। एसएससी की रीजनिंग अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक तो दे दी होगी, मैं मान के चलता हूं, रीजनिंग आपका बहुत आसान सा आता है। ठीक है, फिर जीए अगर आप 10 मिनट में बनाते हैं तो आपके 35 मिनट हो गए और बचे मैथ्स के लिए 25 मिनट 25 क्वेश्चन के लिए। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन मैथ्स का तो बना ही लोगे ना। ठीक है, 25 मिनट 25 क्वेश्चन, 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है, जो कि आप आराम से कर सकते हो। मैथ्स में भी 2 तरीके के मैथ्स के क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिसको आपको बाइफरकेट करके चलना है। पहला नॉर्मल मैथ्स, जो अरिथमेटिक क्वेश्चंस और वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह पूछे जाते हैं, और फिर एडवांस मैथ्स। नॉर्मल मैथ्स में और एडवांस मैथ्स का जो रेशियो होता है वो 60-40 के आसपास होता है। तो आप मानेंगे कि 14-15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 10-11 क्वेश्चन आपके ये वाले सेक्शन में से आएंगे। तो आपको पहले कोशिश करना है कि मैं नॉर्मल वाला बनाऊं, जहां पर मेरे डीआई वाले बन जाए, जो आसान डीआई है, फिर मेरे अरिथमेटिक के क्वेश्चन बन जाए, सिंप्लीफिकेशन अगर कुछ आया है, नंबर सीरीज अगर आई है तो वो मेरी पहले बन जाए। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में परसेंटेज, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस मैं पहले बना लूं। ठीक है, और ये फिर से मैं कह रहा हूं कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी को एडवांस मैथ प्यारा लगता होगा। ठीक है, एडवांस मैथ्स में भी 4 सेक्शन आपके आने वाले हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। ठीक है, इनसे आपका एडवांस मैथ्स बनता है। इसमें अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से करने हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, रटे हुए आपके फॉर्मूले, तो आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अलजेब्रा फिर से काफी आसान टॉपिक है। तो ऑब्वियसली आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा सबसे पहले बनाना है और ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट के लिए रखना है। तो इस तरीके से आप मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो सवाल आएगा उसको उठाओ, उसको बनाओ, दूसरा जो सवाल आएगा उसको बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट मैथ्स में आपको थोड़ा चूजी बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जीएस का सेक्शन कैसे बनाएंगे आप लोग? देखिए, जीएस में होता है, या तो आपको 100% पता है कि आंसर क्या है, ठीक है, या तो आपको सर बिल्कुल नहीं पता, 0%, कोई मतलब आइडिया ही नहीं है कोई क्वेश्चन में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको लग रहा है, प्रोबेबिलिटी है जिसकी, तो जो 100% बन रहा है उसको तो बनाई दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो 100% आपको पता है कि यही आंसर होना चाहिए, तो बात ही खत्म हो गई। जो 0% है, जिसका आइडिया नहीं है, इसको तो बिल्कुल हाथ ना लगाए, इसको बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 50% की प्रोबेबिलिटी है, 50% की प्रोबेबिलिटी है, इसमें आप
इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, तुक्का लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, फिर से ध्यान रखिएगा, फिर से बात समझिएगा इस चीज को, तुक्का नहीं लगाना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको पता है कि ए तो हो ही नहीं सकता, सी तो हो ही नहीं सकता, अब बी और डी में से आपको लगाना है, तो यहां आप थोड़ा सा चांसेस ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि करेक्ट के 2 मार्क मिलने हैं, गलत के 0.5 जाने हैं, ठीक है। तो तुक्के नहीं लगाने, इंटेलिजेंटली आप काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि बताओ क्रोनोलॉजिकली लगाओ, क्रोनोलॉजिकली आपको क्या लगाना है, इवेंट्स, हिस्ट्री के इवेंट्स। ऑप्शन में दिया हुआ है आपको जलियांवाला बाग का जो इवेंट हुआ है, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जो है फर्स्ट नंबर पे दिया है। फिर दिया है सूरत स्प्लिट हुआ है एक, फिर एक ले लेते हैं हम लोग दांडी मार्च ये, और फिर आपको दिया हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये चारों मोमेंट्स को आपको क्या लगाना है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट से लगाना है। क्रोनोलॉजिकल यानी शुरुआत से लेकर एंडिंग तक के, मतलब पहले क्या हुआ दूसरा क्या हुआ। अब इनमें से अगर आपको एक की भी डेट याद है तो ऑलमोस्ट आपके ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सूरत स्प्लिट जो है वो सबसे पहले हुआ है 1907 में, ये हुआ है, तो सर सबसे पहले तो यही हुआ है, क्योंकि बाकी सब तो गांधी जी के आने के बाद हुआ है, तो सर ये गांधी जी के आने के पहले हुआ है, तो ये आप अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हो। अब आपको समझो 2 ऑप्शन में मिल रहा है कि पहले नंबर पर 2 है, अब यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। फिर सोचिए जरा, सर जलियांवाला बाग, दांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे आखिरी में क्या हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो सबसे आखिरी में हुआ होगा, जिसके बाद आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना है। तो सर ये आखिरी में आ गया और ये आखिरी में, तो सर ये गलत है, ये सही है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन से कई बार आंसर्स मिल सकते हैं। अगर आपको चारों नहीं पता है, एक पता है, फिर भी मेरा आंसर बन गया सही, सही है, ठीक है। आंसर दे देता हूं यहां पे, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ है, दांडी मार्च 1930 में हुआ है और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल अगर आपको पूछा जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैच द पेयर अगर आता है तो एक अगर आपको पता है तो आप बाकी के लगा सकते हो सकता है कि आप अंदाज से बना पाए। तो जो क्वेश्चन आपको पता है 100%, उसको तो छेड़खानी करनी नहीं है कि और कुछ सोच लेता हूं इसके बारे में, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंट रहिए बिल्कुल कि हाँ यही जो मैं सोच रहा हूं वही सही होना चाहिए, बट इसमें भी आप अंदाजा थोड़ा लगा सकते हैं। एक चीज आपके लिए बहुत बढ़िया है इस बार कि टायर 1 जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब क्या होगा, जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी, फाइनल लिस्ट जो लगने वाली है, पिछले साल तक क्या हो रहा था, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सबके मार्क्स जुड़ रहे थे, फिर उनकी जो लिस्ट लग रही थी फाइनल लिस्ट, तो टायर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। इस बार आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब सर कट ऑफ क्लियर करो तो आपको टायर 2 लिखने मिलेगा और टायर 2 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो टायर 2 के बेसिस पे आपका फाइनल लिस्ट लगेगी। फाइनल लिस्ट में जो मार्क्स देखे जाएंगे वो सिर्फ टायर 2 के देखे जाएंगे, तो टायर 1 में सिर्फ आप कट ऑफ क्लियर करो। अगर 130 कट ऑफ आता है तो 131 वाला भी उतना ही सही है जितना 180 वाला है, ठीक है। यहां पर फर्क नहीं रह गया। अब पिछले साल तक क्या था, अगर यहां पर बढ़त बढ़ा लेते हैं तो आपको टायर 2 में थोड़ा आसान हो जाता है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कल या परसों की एग्जाम जिनकी है, जो अभी आपको लास्ट मिनट पे जीए अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो क्या पढ़ेंगे। तो देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को मैं कहता हूं कि आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को ब्रश अप करना चाहिए जो पिछले 3 महीने में हुआ है। इसमें भी जो टॉपिक्स आप लोगों को ध्यान में रखना है वो सबसे पहले आप देखेंगे अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन। कौन से कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, कौन सी कंट्री का कौन प्रेसिडेंट बना है, और बाकी पोस्ट के लिए भी अपॉइंटमेंट्स। साथ साथ एक चीज ध्यान रखेंगे, जो कंट्री के आप अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, साथ साथ आप पढ़ लेंगे कि उस कंट्री का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, तो बढ़िया हो जाएगा ये आपके लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है बुक्स और अवार्ड्स। कौन सी बुक नई रिलीज हुई है, किसने लिखी है, कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं किसी को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्पोर्ट्स इवेंट में आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि वेन्यू क्या है, कहां पर हो रहा है, उसमें रैंकिंग में कौन है, मतलब कि विमेन रैंकिंग में कौन है 1 नंबर पे, मेन रैंकिंग पे 1 नंबर पे कौन है, क्रिकेट के रैंकिंग में कौन है। तो इवेंट्स और रैंकिंग आपको यहां पर देखनी है। साथ साथ आपको इंडिया की रैंकिंग देखनी है अलग अलग लिस्ट में, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है। यहां पर आपको उस तरीके की देखनी है रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगी। और ऑफकोर्स यहां पर ये लिस्ट को टॉप किसने किया, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग, साथ में ये लिस्ट को टॉप किसने किया।
और लास्ट चीज अगर आप देखना चाहते हैं, थोड़े देर ही आपके पास बची है तो बहुत ज्यादा मैं बताऊंगा भी नहीं कि आपको देख लो, कंफ्यूज आप हो जाएंगे। लास्ट में आप देख ले कि डेज कौन कौन से अभी रिसेंट हुए हैं, मतलब 25 तारीख को कौन सा दिन होता है, 24 तारीख को हम कौन सा दिन मनाते हैं, वर्ल्ड मेंस डे कब मनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका एजुकेशन डे कब मनाते हैं, स्टूडेंट डे कब मनाते हैं, मतलब रिसेंटली जो हुआ है पिछले 3 महीने में, उसको आप थोड़ा सा देख ले तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जिनकी एग्जाम थोड़े लेट है, मतलब 5, 7, 6, 13 तारीख को जिनकी एग्जाम है, 5, 6, 8, 13 ये तारीख को जिनकी एग्जाम है, वो थोड़ा बहुत जीएस को भी रिवाइज कर सकते हैं। जीएस भी आप पूरा पढ़ने के लिए आपके पास समय तो है नहीं, तो मैं कुछ टॉपिक आपको बता दूं जिनको आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना है। वो है मॉडर्न हिस्ट्री, आपका कांग्रेस फॉर्मेशन के बाद वाला, पॉलिटी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुए ना, कौन से अमेंडमेंट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल्स आपको देखने इंपॉर्टेंट, सारे आर्टिकल नहीं, पूरे आर्टिकल्स पढ़ते बैठोगे तो पागल हो जाओगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी कौन सा इंडियन वाला पार्ट, रिवर्स कौन सी है, सॉइल कौन सी है, रिवर्स की ट्रिब्यूटरी, सॉइल, ठीक है, उसके बाद कौन से आइलैंड्स है, कौन से माउंटेन्स है, पीक्स कौन से है, कहां पे पाए जाते हैं, ये वाला थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा रखना है। और करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, पिछले 3 महीने का, 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करना है। और यहां पर इन डेप्थ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं आपको एसएससी में मेनली, बट पता होना चाहिए। वैसे 6 महीने का पढ़ना चाहिए, अगर आपका समय है, आपको लगता है कि मेरी 13 तारीख को एग्जाम है, मैं 6 महीने का पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं, तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, वरना 3 महीने का मुझे लगता है कि आपको करना तो चाहिए, इसको तो आप छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से एग्जाम कर आइए, और जो है हमें बताते रहिए कि आपके अटेम्प्ट्स कितने हुए, एग्जाम किस तरीके से गया है, कमेंट करके हमको बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से करके आओ।